फिल्म की शुरुआत 90s की एक वीडियो टेप से होती है। एक साइंटिस्ट नारायण वर्नी जो कि कैमरे के पीछे है और नज़र नहीं आता, एक मिस्टीरियस जगह बैक रूम्स में घूम रहा होता है और जो कुछ देखता है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इन बेअंत और खाली हॉल्स और रूम्स में जगह जगह फर्नीचर्स बिखरा हुआ होता है। नारायण को एक रूम मिलता है जो वीडियो और कैमरा इक्विपमेंट से भरा हुआ होता है और वो रेडियो के जरिए हेल्प मांगने की कोशिश करता है। तभी अचानक पता नहीं कहाँ से एक सी गुल उड़ता हुआ अंदर आता है और नीचे गिरने के बाद थोड़ी देर वहीं पड़ा रहता है, जिसके बाद जैसे ही नारायण उसके पास जाता है तो वो उड़कर वहां से चला जाता है। नारायण फिर आगे बढ़ता रहता है जहां उसे एक बड़ा और क्रीपी क्रीचर नजर आता है जो ग्राउल करता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। नारायण भागने और छुपने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है। उसके बाद वीडियो अचानक कट हो जाती है। पता चलता है कि ये फुटेज नारायण के फेलो साइंटिस्ट देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ क्लार्क नाम का एक फर्नीचर स्टोर ओनर है जो अपनी दुकान कैपिन्स क्लार्क ओटोमान एम्पायर को चलाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि एक राइवल स्टोर उसका बिजनेस खा रहा था। क्लार्क अपनी थेरापिस्ट डॉक्टर मैरी क्लाइन से मिलता है। मैरी खुद भी अपने बचपन के घर के डिस्ट्रॉय होने और अपनी मां के मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजे जाने की यादों से परेशान रहती है। मैरी थेरापी सेशन में क्लार्क को रोल प्ले करवाती है ताकि वो समझ सके कि उसकी शादी टूटने की वजह क्या थी। जब बात उनकी अल्कोहलिज्म और दूसरी प्रॉब्लम्स तक पहुंचती है, क्लार्क एक्चुअली में काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देता है। बाद में क्लार्क अपनी असिस्टेंट मैनेजर कैट टेलर और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी रॉबर्ट्स के साथ एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ खराब हो जाता है जब क्लार्क जिस चेयर पर बैठा होता है वो टूट जाती है। उसी दिन क्लार्क स्टोर के इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को देखने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन के साथ बेसमेंट में जाता है। वहां उन्हें इलेक्ट्रिकल पैनल मिलता है लेकिन उसके पास तीन अजीब स्विचेस लगे होते हैं जो डायगोनल पैटर्न में होते हैं और लगता है जैसे उनका स्टोर के सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है। रात को क्लार्क स्टोर में ही रुकता है। जब वो टीवी देख रहा होता है अचानक शो इंटरप्ट हो जाता है और बैक रूम्स की एक वीडियो स्क्रीन पर चलने लगती है और फिर टीवी बंद हो जाता है। क्लार्क दोबारा बेसमेंट में जाता है और देखता है कि एक वाल के पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही है। हैरानी की बात यह होती है कि जब वो चेक करने उस दीवार के पास जाता है तो वो उसके अंदर से गुजर कर दूसरी तरफ गिर जाता है और बैक रूम्स के अंदर पहुंच जाता है। क्लार्क शॉक में उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। उसे एक रूम मिलता है जहां एक कार्डबोर्ड कटआउट खड़ा होता है और कई अलग अलग जुबानों में आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि कई चीजें फ्लोर के साथ फ्यूज्ड हुई पड़ी हैं। वहां उसे नारन का बैज भी मिलता है लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिलती। अचानक क्लार्क को वही क्रीचर नजर आ जाता है जो नारन की टेप में था। डर के मारे वो भागता है और काफी मुश्किल से किसी तरह वापस स्टोर की बेसमेंट में पहुंच जाता है। इसी दौरान असिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक साइंटिस्ट फिल को दिखाया जाता है जो क्लार्क की बैकरूम्स में घूमते हुए रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। वापस सीन क्लार्क पर आता है जो कि मैरी के पास जाता है और उसे बैकरूम्स के बारे में बताता है, लेकिन मैरी समझती है कि क्लार्क अल्कोहल विड्रॉल की वजह से हेलुसिनेशन देख रहा है। क्लार्क प्रूफ लाने का वादा करता है और फिर कैट और बॉबी को रिसर्च के लिए रिक्रूट करता है। क्लार्क बैकरूम्स की एंट्रेंस के आसपास टेप लगाता है और कैट और बॉबी को अंदर ले जाता है। दोनों एंट्रेंस देखकर हैरान रह जाते हैं लेकिन फिर भी क्लार्क के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉबी को एक रोप से बांधकर नीचे उतारा जाता है। नीचे एक जगह होती है जो पुराने फेंके हुए कपड़ों से भरी होती है। बॉबी हैरान रह जाता है जब उसे अपनी ही टी शर्ट नजर आती है जो उसने पहले पहनी थी। कुछ कपड़ों पर खून भी लगा होता है। तभी बॉबी को क्रिएचर की ग्राउलिंग आवाज सुनाई देती है और उसे जल्दी से ऊपर खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे पकड़कर वापस नीचे घसीट लेता है और उसकी बॉडी को एक बंद जगह में ले जाता है। कैट बॉबी के पीछे जाती है और क्लार्क से अलग हो जाती है। क्लार्क छुपने की कोशिश करता है और एक रूम में पहुंचता है जहां एक डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री जल रहा होता है। वहां वो दो ह्यूमनॉइड क्रीचर्स देखता है जिन्हें स्टिल लाइफ कहा जाता है। बाद में क्लार्क एक और रूम में पहुंचता है जहां कैट उसे वॉल से दूसरी तरफ देख सकती थी लेकिन क्लार्क उसे नहीं देख पाता। उसी वक्त क्रीचर क्लार्क का कैमरा उठा लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है।
दूसरी तरफ मैरी को अपनी आंसरिंग मशीन पर क्लार्क का मैसेज मिलता है। क्लार्क कहता है, मैं कभी वापस नहीं आ रहा। ये सुनकर मैरी और भी ज़्यादा कंसर्न हो जाती है। इसी बीच फिल घर पर अपनी फैमिली के साथ होता है। जब टीवी पर क्लार्क के फर्नीचर स्टोर का कमर्शियल चलता है, क्लार्क को देखकर फिल अचानक सरप्राइज हो जाता है, जैसे वो उसे पहचान गया हो। मैरी क्लार्क को ढूंढने उसके स्टोर पर जाती है। बेसमेंट में जाकर वो भी बैकरूम्स के अंदर पहुंच जाती है। वहां उसे क्रीपी ड्राइंग से भरा हुआ एक रूम मिलता है। तभी क्लार्क सामने आ जाता है, उसे हेडलॉक में पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। जब मैरी होश में आती है, वो एक रूम में होती है जो एक नॉर्मल डाइनिंग रूम की तरह रिक्रिएट किया गया होता है। वहाँ कुछ अजीब और घटिया ह्यूमन कॉपीज स्टिल लाइफ मौजूद होती हैं। क्लार्क मैरी को समझाता है कि बैकरूम्स के अंदर हर चीज किसी चीज की मेमोरी है। फिर वो फ्रिज खोलता है जिसके अंदर कैट का कटा हुआ सर रखा हुआ होता है। क्लार्क एक फीमेल स्टिल लाइफ की स्कल्प काट देता है और मैरी को मजबूर करता है कि वो उसके साथ फिर से उसकी मैरिज रोल प्ले करे, लेकिन मैरी मना कर देती है और सीधा उसे कह देती है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि वो बहुत वाइनिंग और सेल्फ पिटी करने वाला इंसान था। आखिरकार मैरी क्लार्क को मना लेती है कि वो उसे जाने दे क्योंकि क्लार्क खुद बैकरूम्स में रहना चाहता है। ये सब होते ही बाकी स्टिल लाइफ क्रीचर्स इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उनका लीडर आ रहा होता है। अब ये लीडर एक लंबा और मॉन्स्टर्स क्रीचर होता है जो क्लार्क के डिस्टॉर्टेड वेरिएंट कैप्टन क्लार्क की तरह दिखता है। क्लार्क उससे दोस्त की तरह बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर सीधा उसकी गर्दन काट देता है और क्लार्क को वहीं मार देता है। दूसरी तरफ मैरी भाग जाती है और बैकरूम्स के कई ऐसे एरियाज से गुजरती है जो उसके पुराने नेबरहुड की मेमोरीज पर बेस्ड होते हैं। एक तंग जगह से निकलने के बाद वो स्टोर की लॉबी की कॉपी में पहुंचती है। स्टिल लाइफ उसका पीछा करता रहता है। मैरी उसकी वुडन लेग तोड़ देती है और उसे फिर उस पत्थर से बार बार मारती है जो कि वो हमेशा अपने साथ रखती थी। ये असल में उसके बचपन के घर के ड्राइववे का टुकड़ा होता है जहां उसने अपने हाथों से निशान बनाए थे। मैरी एक अलार्म एक्टिवेट कर देती है जो गैस रिलीज कर देता है। वो भागकर उस जगह तक पहुंचती है जहां से वो बैकरूम्स में आई थी और वहां साइंटिस्ट उसे ढूंढ लेते हैं। मैरी को असिंक के इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है जहां फिल उससे मिलता है। वो मैरी से पूछता है कि उसने क्या क्या देखा, लेकिन मैरी के पास उस सब को बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं होते। फिल बताता है कि उनकी कंपनी पहले एमआरआई मशीन्स बनाती थी, लेकिन बैकरूम्स की डिस्कवरी के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस उस मिस्टीरियस जगह को मैप करने पर लगा दिया। जब फिल बात करता रहता है, उसकी आवाज़ धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है और मैरी बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठी रहती है। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि बैकरूम्स के अंदर मैरी की मेमोरीज पर बेस्ड और भी जगहें क्रिएट हो चुकी हैं। इनमें एक स्टिल लाइफ वर्जन भी शामिल है जो इंटरोगेशन रूम में बैठी मैरी की कॉपी होती है। अच्छा, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।